तो बच्चों आज हम टॉपिक 3 वही दो चर वाले रैखिक समीकरण लेकर आए हैं, जो आपको पहले भी एक वीडियो में हम देख चुके हैं कंसेप्ट, और आज भी हम वो कंसेप्ट ही देने वाले हैं। पहले वीडियो में जो कंसेप्ट दिए थे वो कंडीशन को लेकर था, और कंडीशन में हम बताए थे आपको अद्वितीय हल की स्थिति को बताए थे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति को बताए थे, और कोई हल नहीं होने की स्थिति को बताए थे। उसमें 4-5 टेबल करके दे दिया गया था, आप उसे देखे भी होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अब बच्चों यहाँ पे बात ये उठता है कि संगत हल और असंगत हल क्या होता है। वहाँ पे हम देखे थे कब संगत और कब असंगत होता है, फिर भी हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। संगत हल क्या होता है? तो जिस समीकरण निकाय का हल हो या हल होता है उसे संगत समीकरण या संगत हल कहते हैं। जिस समीकरण निकाय का हल नहीं होता है उसे असंगत हल या असंगत समीकरण कहते हैं। संगत समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, अद्वितीय और अपरिमित। तो आप ये याद रखेंगे, संगत समीकरण के या संगत के कितने प्रकार होते हैं। तो संगत के 2 प्रकार के होते हैं, अपरिमित और अद्वितीय। तो आप इसे याद रखेंगे, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है तो पूछ सकता है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो उसे क्या कहते हैं। तो कोई हल होने की 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, एक तो अद्वितीय हल की स्थिति में भी हल होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में भी होता है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि संगत, क्योंकि संगत में दोनों ही आ जाता है। तो क्वेश्चन को देखकर कैसे वहाँ पे टिक करना है ये चीज़ हम बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद बोलिएगा। एक क्वेश्चन है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल हो सकता है क्या कहलाता है। तो कोई हल होगा, हल होने की 2 ही स्थितियां थी, अद्वितीय और अपरिमित, और उसे शॉर्ट में मतलब अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो संगत आ रहा है, तो कह सकते हैं सीधा संगत। ये अच्छा रहेगा जवाब। और अगला क्वेश्चन है, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है, असंगत। आप लोग पढ़े भी हैं पीछे, वो वीडियो जो आप लोगों को हम पीछे दिए हैं उस कंडीशन, इसमें जो भी कंडीशन बताया गया है उसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, वह समीकरण युग्म जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अब देखिए, किसी एक के खास की बात हो रही है। वह समीकरण युग्म जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो क्या कहलाता है। तो इसको कहेंगे आश्रित समीकरण। आप यहाँ पे संगत भी कहेंगे फिर भी वो मान्य है, लेकिन आश्रित कहेंगे तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं, क्योंकि वो सीधा एक पर फोकस कर रहा है। वह समीकरण जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो क्या कहलाता है, तो आश्रित समीकरण। अगर आप संगत भी बोलते हैं तो गलत नहीं होगा, अगर ऑप्शन में संगत है तो संगत ही टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में आश्रित होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक खास की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसके अद्वितीय हल हो क्या कहलाता है। तो किसी खास की बात हुई, अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है, अविरोधी। तो इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, जो कि हम आपको उस कंडीशन पे आधारित था तो हम बोल दिए हैं। अब उससे आगे का देखिए, इसमें जानना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की कितनी विधियां होती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की 2 विधियां होती है, बीजीय विधि और ग्राफीय विधि। और बीजीय विधि बच्चों हम लोग बीजीय विधि अच्छे तरीके से जानते हैं और ग्राफीय भी, लेकिन हम लोग को अगर कोई पूछता है ऐसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की कितनी विधियाँ होती है, तो 4-5 तो बोल ही देते हैं। ऐसे भी बच्चा बोल ही देता है 3-4 कि विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक। उसको खास तौर पे ये पता नहीं रहता वास्तव में कितनी विधियाँ होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए तो क्या बोलेगा पता नहीं। लेकिन आज आप याद रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की मात्र 2 ही विधि होती है, बीजीय विधि और ग्राफीय विधि। बीजीय विधि के अंतर्गत विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ये सब आता है। और आलेखीय विधि एक अलग हो गया, जो आपको 5 नंबर में ग्राफ पूछता है। ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, लेखा चित्र, ये सब एक ही नाम है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं इससे आगे।
दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की मात्र दो विधि है, बीजीय विधि और दूसरा हो गया ग्राफीय विधि। ठीक है बच्चों, बीजीय विधि के अंतर्गत देखिए आता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, और चौथा है तुलनात्मक विधि। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही पांच विधि आपको याद रखने हैं। ये बनाने के लिए बीजीय विधि के अंतर्गत आता है और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की मात्र दो ही विधि है, बीजीय विधि और ग्राफीय विधि। अगर जब भी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने की कितनी विधि है, तो आप बोलेंगे दो विधि है, बीजीय विधि और ग्राफीय विधि। तो आप इसे याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, वज्र गुणन विधि पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा वो हम आपको दे देते हैं। जो हम आपको मान निकाल कर देंगे वही वर्गगुणन विधि होगा। वर्गगुणन विधि में क्या होता है बच्चों, जो भी आपको समीकरण दिया जाता है उसमें RHS टर्म को LHS में ले आना पड़ता है, RHS टर्म को जीरो करना पड़ता है, RHS पद को जीरो करना पड़ता है। बराबर की इस तरफ जो भी अंक होते हैं उसको उस तरफ ले जाते हैं, मतलब बराबर के इस तरफ का जो भी पद है उसे जीरो के रूप में लाना होता है। तो जो भी इधर अंक रहता है उसको इधर ले आएंगे तो अपने आप ये जीरो हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि इस तरह के जब भी हम वर्गगुणन विधि से कोई समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले RHS पद को जीरो कर लेंगे। ठीक है, वो हम आपको बताए हैं। यहाँ से बच्चों x बराबर आपको आएगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको यही आएगा। तथा y बराबर आपको आएगा c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो आप इसे याद रखेंगे। इसी को और विस्तार पूर्वक कैसे लिखते हैं, जो कि NCERT में लिखा हुआ है। देखिए x बाय b1c2 माइनस b2c1 बराबर c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये आपको लिखा गया है। आप इसे भी आराम से याद रख सकते हैं। हम आपको ट्रिक देते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा, 12-21 सेट हो रहा है, नहीं 12-21। हम क्या किए हैं, हम आपको इस फिर से लिख कर बताते हैं कैसे लिखना है। जैसे x बराबर आपको वैल्यू अगर निकालना है, हम आप
जैसे आपको फार्मूला नहीं याद है और x बराबर आपको वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला को पहले कैसे निकालेंगे सो देखिए। आपको सिर्फ BC और AB याद रखना है, पट्टा में AB हमेशा याद रखना है, ऊपर में BC x के लिए, और इसके लिए y के लिए CA ऊपर में और नीचे में AB, बस BC माइनस BC कर देना बट्टा AB माइनस AB और सेट करना 12 21 12 21, है ना जी। और आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। इसे आप ऐसे याद करिएगा तो आपको याद नहीं होगा, आप कोई ट्रिक यहाँ पे अपनाइएगा तभी जाके आपको जल्दी याद हो जाएगा। y के लिए भी क्या करना है बच्चों, CA बताए थे, CA याद रखना है, थोड़ा इस तरह से लिखना है ताकि वो सेट कर जाए, CA माइनस CA बट्टा AB माइनस AB, और इसको सेट करना है 12 21 12 21। कितना आसान रहा याद करने के लिए बताइए, आराम से याद कर सकते हैं। आप इस स्टेप को भी याद कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए x और BC, x के लिए BC पद याद रखिएगा, BC x के लिए BC 12 21 सेट कर देना है, y के लिए CA याद रखना है और 1/AB, ये लास्ट वाले टर्म होते हैं। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, और कैसे याद रखना है ये भी हम आपको बताए हैं। इसके लिए आपको ट्रिक दे दिए 12 21 का, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ट्रिक है ये आप लोगों के लिए 12 21। इसको सेट कैसे करना है वो आपको बताइए दिए हैं। चलिए बच्चों एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तो क्वेश्चन हम आपको बर्गमैन विधि से हल करके बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपको 2x माइनस y इक्वल टू 3, 4x प्लस y इक्वल टू 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसे बर्गमैन विधि से हल करना है। सबसे पहले देखिए बर्गमैन विधि में हम लोग सीखे हैं कि इसके RHS जो टर्म है उसको 0 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से फर्स्ट से 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3 है। यहाँ से लिख सकते हैं ना 2x माइनस वाई, ये प्लस में 3 इधर लाएंगे माइनस में, इक्वल टू 0। आप a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी a1 b1 और c1 जो ये सूचित कर रहा है कि हम समीकरण 1 में है, समीकरण 1 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। a1 b1 c1 समीकरण 1 को दिखाता है, a2 b2 c2 समीकरण 2 को दिखाता है, मतलब वो 2 में है। तो आप देखिए x का गुणांक a का मान होता है, y का गुणांक b का मान होता है, और c तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, a1 आपको 2 हो जाएगा, b1 -1 और c1 हो गया -3, क्योंकि ये समीकरण 1 में है, ठीक है। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। यहाँ से आप 4x प्लस वाई, ये प्लस में 3 इधर लाएंगे माइनस में, यहाँ से a2 का मान आपको हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा -3। b2 1 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए b2 जो है y का गुणांक है और y का गुणांक यहाँ पे क्या है 1, तो b2 का मान क्या हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से x बराबर क्या होता है, तो बस ट्रिक आप याद रखिए, BC माइनस BC बट्टा AB माइनस AB, सेट कर लेते हैं 12 21 12 21। अब यहाँ पे मान हम बैठा देंगे, B1 कितना है बच्चों, B1 देखिए -1, C2 -3, फिर B2 1, C1 -3, ठीक है। फिर A1 कितना है 2, B2 1 माइनस A2 हो गया 4 और B1 -1। बहुत आसान है ये विधि, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3, माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3,
2 एकम 2 और माइनस गुने माइनस प्लस 4 एकम 4, 3 और 3 6 और 4 और 2 6। सेम संख्या हम भाग देते हैं बच्चों, उसका भागफल क्या आता है 1 आता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका हो गया x का मान। पुनः y बराबर क्या होता है बच्चों, तो y बराबर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, हम जो लिख रहे हैं वो सेटिंग सिर्फ देखिए, CA माइनस CA बट्टा AB माइनस AB और सेट कीजिए 12 21 12 21। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बस इसका मान आप रखिए। C1 का वैल्यू देखिए कितना है -3, A2 कितना है 4, C2 कितना है -3 और A1 कितना है 2। और एक बात गौर कीजिएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 का मान आपको आया है 4 2 6, तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं और नहीं आप दिखा भी सकते हैं उस मान को। चलिए हम दिखाई देते हैं, आप डायरेक्ट उसका मान भी लिख सकते थे क्योंकि आप ऊपर में ज्ञात कर चुके हैं। माइनस गुने प्लस माइनस 4 तिया 12, माइनस गुने माइनस प्लस 3 दूना 6, 2 इकाई 2 और माइनस गुने माइनस प्लस 4 इकाई 4। 12 में से 6 घट रहा है बच्चों, तो घट कर कितना होगा -6 और 4 2 6। सेम संख्या भाग देते भागफल 1 प्लस भागा माइनस क्या देता है बच्चों माइनस। हम इस प्रकार लिख देंगे, आता है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, यही हमारा है आंसर। तो ये था आपका वर्गगुणन विधि, जो कि हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाए हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और क्या कहते हैं अनुपात निर्णय विधि, सभी विधि पर हम आपको एक एक क्वेश्चन उदाहरण देकर और सभी विधि हम आपको सिखा देंगे। बहुत इजी है और आपको ट्रिक भी इसमें बताएंगे कैसे आपको समझना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर कंसेप्ट देंगे और अभी स्पेशल कंसेप्ट बच्चों बचा हुआ है जो ब्रेन हैमरेज क्वेश्चन के लिए होता है। तो हम वो कंसेप्ट आप लोगों को नहीं दिए हैं, हम वो कंसेप्ट आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। और जैसे ही मतलब सब खत्म होते रहेगा तो हम जब देंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।